Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Students, in this video we will discuss about chapter 3. The name of chapter 3 is मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स के बारे में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, आपको पता है मैट्रिक्स क्या होते हैं और ऑर्डर 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। थोड़ा सा हम इनका रिवाइज कर रहे हैं इसको, ये क्या चीजें होती हैं हमारे पास। A rectangular array of numbers enclosed by a pair of brackets is called matrix. Simply students, आप डिस्टेंस के साथ नंबर्स लिख लें, उनको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें तो वो क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा। The horizontal lines of the numbers are called rows and the vertical lines are called columns. Let's see with the example. 230 क्या है, ये हमारे पास ये रो है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये 2134 क्या है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये कॉलम कहलाएगा। वर्टिकल लाइंस जो होती हैं। A matrix having equal number of rows and columns is called square matrix. देखिए यहाँ पे रोज कितनी है, 1 2 एक रो, 2 4 सेकेंड रो, 1 2 एक कॉलम, 2 4 सेकेंड कॉलम, तो हम कहेंगे ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। The number of rows and columns in matrix specifies its order. किसी मैट्रिक्स में कितनी रोज और कितनी कॉलम्स होती हैं उसको हम कहते हैं कि वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। If a matrix has 2 rows and 3 columns, then its order is 2/3. अगर किसी मैट्रिक्स की 2 रोज और 3 कॉलम, हम कहेंगे कि इसका ऑर्डर 2/3 है। अब अगर आप ये मैंने एग्जांपल दिया है इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, हम कहेंगे कि इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। ऑर्डर लिखते हुए याद रखिएगा हमेशा नंबर ऑफ रोज पहले लिखना होता है, नंबर ऑफ कॉलम जो होता है वो अपने बाद में लिखना होता है। जब भी आप देखें किसी का ऑर्डर लिखा हुआ है तो पहला नंबर रोज को शो करता है, दूसरा नंबर कॉलम्स को शो करता है। अच्छा, मैंने इसका ऑर्डर बोला है 2 क्रॉस 1, ये जो 1 आ रहा है ना, तो इसका मतलब है एक कॉलम, तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। और ये मैंने दूसरी एग्जांपल लिखी है, इसका मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका कितना ऑर्डर है, तो इसकी 1 रो है मगर कॉलम कितने, 1 और ये 2, कॉलम इसके कितने 2, इसका ऑर्डर पूछूंगी तो आप कहेंगे जी 1 क्रॉस 2। जैसे कि मैंने बताया कि रोज को पहले बताना जरूरी होता है, तो जब नंबर ऑफ रोज की जगह पे 1 हो या नंबर ऑफ कॉलम्स की जगह पे 1 हो तो समझ लीजिएगा कि वो या तो कॉलम मैट्रिक्स होगा या फिर रो मैट्रिक्स। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ द रो मैट्रिक्स एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ द कॉलम मैट्रिक्स। यानी अगर आपको कहीं लिखा हो ना m क्रॉस 1, तो इसका मतलब होगा कि वो कोई m रोज वाला मैट्रिक्स है जिसकी रो कॉलम एक ही है। और अगर कहीं आपको लिखा नजर आ रहा है 1 क्रॉस n, इसका मतलब है कि एक रो है मगर n कॉलम्स हैं। 1 डिनोट करता है कि रो कॉलम रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है। मूव फर्दर। Diagonal matrix or square matrix is called diagonal if at least one of the diagonal entry must be non-zero and all non-diagonal entries must be zero. So ये जो मैंने एरो के अंदर ये 208 को जो मैंने शो किया है, ये कहलाता है हमारा डायगोनल, इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। और अगर मैं इस लाइन की तरफ आ जाती हूँ, इस लाइन की तरफ, ये हमारा कहलाता है डायगोनल होता है मगर ये हमारा सेकेंडरी डायगोनल होता है। ये जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है ना, ये वाला इधर ना एक एंट्री कोई ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारे पास नॉन जीरो हो। यानी ये जो इस वक्त मैट्रिक्स है ये 3 क्रॉस 3 है, एक तो ये स्क्वायर है। अच्छा, इस डायगोनल एंट्रीज के अलावा जो बाकी एंट्रीज है ये नॉन डायगोनल एंट्रीज कहलाएंगी, ये सारी जीरो है। तो कोई भी मैट्रिक्स जो होगा वो डायगोनल तब कहलाएगा कि डायगोनल एंट्रीज के अलावा जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो जीरो होनी चाहिए। अब बात करते हैं डायगोनल, चाहे तीनों नॉन जीरो हो जाए, चाहे 2 नॉन जीरो हो, 2 जीरो हो, मगर एक नॉन जीरो जरूर होनी चाहिए। मतलब अगर मैंने यहाँ पे जीरो लिखा ना, यहाँ पे जीरो हो जाता मगर 8 होता, या 8 की जगह पे भी जीरो होता मगर यहाँ पे 2 होता। मीन का कोई एक एटलीस्ट, तीनों भी नॉन जीरो हो सकती है, या कोई एक एटलीस्ट एक एंट्री नॉन जीरो जरूर होनी चाहिए। और बाकी सारी एंट्रीज अदर देन एंट्रीज वो सारी जीरो हो तो वो कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। डायगोनल मैट्रिक्स से कुछ मजीद डेफिनेशंस निकलती हैं। A diagonal matrix is called scalar if diagonal entries are same। यानी कि अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, फिर वो डायगोनल की डेफिनेशन फुलफिल कर रहा हो। मतलब क्या है जी,
जो सेकेंडरी डायगोनल है या नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो सारी जीरो है और डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो है। मैंने कहा था सारी भी नॉन जीरो हो सकती है, ये कम से कम कोई एक जरूर नॉन जीरो होनी चाहिए। अब ये वाला तो क्या कहलाएगा, अब जो नॉन जीरो एंट्रीज है ना ये सारी सेम है, मीन टू टू है, ठीक है। अगर यहाँ पे जीरो होता तो डिफरेंट हो जाती, फिर वो स्केलर मैट्रिक्स ना होता, डायगोनल होता। तो ये स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज है दोनों टू टू है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। फिर अगर स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज हैं अगर वो वन वन हो जाए, मीन के स्केलर हो यानी है डायगोनल एंट्री सेम है मगर वो हो कितनी वन वन, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी स्केयर हो, फिर डायगोनल हो, फिर स्केलर हो, फिर जो स्केलर वाली जो एंट्रीज हैं वो वन वन हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं आइडेंटिटी। और स्टूडेंट्स ये ऑर्डर 2x2 का है। 3x3 का कितना आएगा, 3x3 का आएगा कि हमारे पास ये 1 0 और 0। अब यहाँ पे जब दूसरी रो शुरू होगी तो दूसरी एंट्री जो A22 वाली एंट्री है ये 1 होनी चाहिए, ये 0। ये ऑर्डर 3x3 का मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लूँ, ये बेटा ऐसे होना चाहिए ऑर्डर 3x3 का। अच्छा एक और बात स्टूडेंट्स, जो एंट्री होती है ना, जो रिप्रेजेंटेशन होती है मैट्रिक्स की, ये जो एंट्री अब ये है ये किस इसमें कहाँ पे मौजूद है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। इसको हम बोलेंगे ये A11 है। ये एंट्री कहाँ पे मौजूद है, जो एलिमेंट्स जो मैट्रिक्स के होते हैं वो एंट्रीज कहलाती है, आपको पता है। ये A22 है, मीन के A22 का मतलब है कि ये सेकंड रो एक सेकंड कॉलम है। ये एंट्रीज कौन सी है, ये A22 है, सेकंड रो की सेकंड कॉलम की एंट्री, ये A21 है। तो इसी तरह से ये A11 हो गया, ये A12 हो गया, ये 13, मतलब क्या फर्स्ट रो का थर्ड एंट्री। तो इस तरह से भी हम इनको शो करते होते हैं। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं तकरीबन वो 9th क्लास वाले हैं। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ऐड करना, मल्टीप्लीकेशन, ये कुछ मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रही हूँ। उन्होंने हमें ए दिया है और ए स्केयर दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यहाँ पे ए एंड बी देखिए, ए स्केयर इसका मतलब है कि इस ए को मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगी तो ए स्केयर बन जाएगा। उस वैल्यूज को मैं इक्वेट करवा दूंगी 0 0 के साथ। आपको पता है दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो होती है वो भी इक्वल होनी चाहिए और उनका जो ऑर्डर होता है वो भी सेम होना चाहिए। ये भी 2x2 ऑर्डर का है, ये भी 2x2 ऑर्डर का है। तो मैं इसको ए स्केयर बना लूं तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसका A11 इसका A11 A12 इक्वल रखेंगे, वहां से हम ए और बी को सोल्व करेंगे। लेट्स सी ए क्रॉस ए। अच्छा अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, हमारा रूल होता है कि जो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं वो यहाँ पे हमने लिखा, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उससे जो हमारा जो नेक्स्ट मैट्रिक्स होता है उसका पहला कॉलम बन रहा होता है। ये दोनों रोज प्लीज तवज्जो, ये दोनों रोज हमारे पास किससे मल्टीप्लाई हो रही है, सिर्फ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम ऑफ आंसर बन रहा है। फिर ये दोनों रोज इस दूसरे वाले कॉलम से होंगी तो जवाब का दूसरे वाला कॉलम बन रहा होगा। देखते हैं जी 1 into 1 प्लस तरीकाकार, फॉर्मूले का तरीकाकार, पहली एंट्री पहली से, दूसरी वाली दूसरी से, 1 into 1 प्लस 2 into a, फिर a into 1 प्लस ए बी, ए इंटू 1 प्लस ए बी। अब ये रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 1 into 2 प्लस 2 into b, देन a into 2 प्लस b into b। ठीक हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 1 into 1 क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, 2 into a, बेटा यहाँ पे हमारे पास a लिखा आएगा, ये यहाँ पे मैं a लिख रही हूँ, 2 into a। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 प्लस 2a ही रहेगा। एनीवेज 2 प्लस 2 भी कर दिया, a प्लस ए बी, और ये 2a प्लस बी का स्क्वायर। अब ये देखिएगा हम इसको इसके साथ इक्वेट कर देंगे, बल्कि ना मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे 1 प्लस 3a आना था हमारे पास, वन
प्लस 2a आना था हमारे पास। ठीक है, अब जब हमें इसको 0 के इक्वल करना था तो वहां से हमारे पास a और b की वैल्यूज आ जानी थी हमारे पास। मैंने इसको इक्वेट कर दिया 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0, यहां से 2b इधर रहेगा, 2b इज इक्वल टू -2 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 के बराबर। फिर यहां से आप 2a प्लस b स्क्वायर ले लें, मैंने इसको चूज किया है, आप इसको ले सकते थे, यहां से 2a की बड़ी इजीली वैल्यूज आ सकती थी अगर 1 प्लस 2a को कर लेते। मैंने ये वाला किया है, b की वैल्यू को पुट कर दिया, 2a इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो वहां से फिर a की वैल्यू -1/2 आ गई। इस तरह से हमने इसकी वैल्यूज को इक्वेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। फाइंड द इनवर्स ऑफ, इसका अब हमने इनवर्स मालूम करना है। ये भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 9th क्लास में हमने किया हुआ है। हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ, ये डिटर्मिनेंट ले लिया है। फार्मूला क्या होता है इनवर्स का, ए इनवर्स इक्वल होता है 1/a एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे होता है, जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनकी हम जगह चेंज कर देते हैं, और जो नॉन डायगोनल्स या सेकेंडरी डायगोनल्स होता है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। इनकी जो एलिमेंट्स के हम साइन चेंज कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये -i होता आ गया, इधर 2i होता चला गया, ये देखिएगा जरा, और ये आयोटा पॉजिटिव का था, ये नेगेटिव का हो गया, ये तो आगे एडजॉइंट। और डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में हम फार्मूले का माइनस लगा देते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए मैट्रिक्स का साइन बार के साथ चेंज हो जाता है, तो बेटा मैंने 2 आयोटा को -i से मल्टीप्लाई किया, माइनस ये फार्मूले का आता है, यहाँ पे जो भी नंबर आपने यहाँ पे माइनस ही करना होता है, आयोटा इंटू आयोटा के इक्वल हो गया। फिर इसके बाद ये हो गया जी -2 आयोटा स्क्वायर, और ये माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा है, ये इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। इसको देखते हुए दिस इज ये भी आयोटा स्क्वायर, ये भी आयोटा स्क्वायर, दिस इज -3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैंने -1 लगा दिया तो हमारा आंसर आ गया 3। बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है, इजीली आप 3.1 और 2 कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं 1/3 और ये एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारा इनवर्स कहलाएगा। आपकी मर्जी अंदर आगे जाके इसको फिर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करके मैंने लिख दिया है। दूसरा बेसिकली जो मैट्रिक्स का फायदा होता है फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। सो ये लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग मैट्रिसेस। कैसे, सबसे पहले तो बेटा हमने ये जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट बनाना होता है, यानी कि जो वेरिएबल, अब यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, x1 और x2 हो रहे हैं, इसका जो इनके जो कोफिशिएंट्स है उनका मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट 2 5 बिल्कुल उसी तरतीब से लिया, सिर्फ क्या किया x1 और x2 गायब कर दिया है, यहाँ पे -3 कर दिया, 1 कर दिया, x1 और x2। जो नेगेटिव वगैरह का साइन आता है वो आपने एलिमेंट्स के साथ लिखना होता है, ये कहलाता है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, और ये x1। स्टूडेंट्स अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना तो बेटा आपके पास यही वाली शक्ल बन जाती है, मीन 2x1 -3x2 इज इक्वल टू 5। आपको पता है जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल आ रहे होते हैं, तो इसको कहते हैं तो उसकी शक्ल में ये कहलाती है मैट्रिक्स फॉर्म और ये कहलाती है लीनियर फॉर्म। अब इसको हम नाम देते हैं ए का, इसको हम नाम देते हैं कैपिटल एक्स का, इसको नाम देते हैं बी का। ये क्वेश्चन जो है ये 9th क्लास में आपने किया, हम सिर्फ इसका रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम अगले क्वेश्चन हम इजीली कर सके। x इज इक्वल टू बी, देन x क्या, जब ये a, अब अच्छा ये a इधर से कैसे आता है, ये रूल होता है कि जी प्री मल्टीप्लीकेशन बाय a इनवर्स। a इनवर्स जब a से मल्टीप्लाई होता है तो वो बराबर हो जाता है आइडेंटिटी के। जो मैंने चैप्टर 2 के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो नंबर्स एक दूसरे के इनवर्स तब बनते हैं अगर उनकी प्रोडक्ट के बाद उस सेट की आइडेंटिटी आ जाए। अब ये जो मैट्रिक्स की आइडेंटिटी क्या होती है, वो जो डायगोनल मैट्रिक्स में आपसे 1 0 0 1 वाला डिस्कस किया था, तो इसका रोल बिल्कुल वही होता है जो कि रियल नंबर की दुनिया में 1 का करैक्टर होता है या 0 का करैक्टर होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास
वो नंबर वापस आ जाए। तो बेटा जब मैंने दोनों तरफ, ये वाला स्टेप ऐसे होता है कि दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स ए बन जाता आइडेंटिटी और एक इनवर्स इधर बी के साथ आ जाता है। ए इनवर्स ए आइडेंटिटी बनता है तो वो 1 यानी कि आइडेंटिटी इंटू एक्स, एक्स आ जाता है। या इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हमने ए इनवर्स लेना, तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने फार्मूला किया था, फिर इसको बी से मल्टीप्लाई करना है तो एक्स आपके पास आ जाएगा। पहले तो हम इसका मोड ले लेंगे, मोड में वही वाली के डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, 2 into 1 माइनस फार्मूले का -5 into 3, ये कितना बन गया -15 और ये माइनस माइनस में इनके बन जाएंगे प्लस, तो 2 + 15 इज इक्वल टू आ गया 17। अब हम इसका एडजॉइंट देखते हैं। एडजॉइंट में क्या करते हैं, डायगोनल्स की जगह चेंज कर दी 1 और 2 और सेकेंडरी डायगोनल के हमने साइन चेंज कर दिए। -3 था +3, +5 था तो -5। अब ये वैल्यूज जो है हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये आ रहा है ना, अभी एक्स नहीं आया, सिर्फ ए इनवर्स आया, इसको मैंने बी से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं 1/17 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करूंगी, क्यों, फ्रैक्शन आ जाती है, क्वेश्चन आपका मुश्किल हो जाता है। इसको मैं एज इट इज करके इसके अंदर पुट कर रही हूँ वैल्यूज को। एक्स ए इनवर्स की वैल्यू और 5 की, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद देखिएगा डिवीजन का प्रोसेस कितना आसान हो जाएगा। 1 into 5 + 3 into 4, -5 into 5 25 + 2 into 4 8, तो 5 + 12 आपको पता है कितना होता है 17, -25 + 8 ये -17 के बराबर होता है। अब आप देखेंगे जब इसको डिवाइड करूंगे तो आराम से हमारे पास कैपिटल एक्स वाई, कैपिटल एक्स आ गया 1 और -1, जहां से x1 की वैल्यू होगी 1 और x2 की वैल्यू होगी -1। स्टूडेंट्स होप्स हो के बड़ी ही आसानी के साथ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। मजीद अगर आपके साथ कोई क्यूरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं हमारे पास, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, क्या है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर एक्स। ये एक इक्वेशन दी गई है 3x - 2 = 0 b, यहां से आपने x की वैल्यू निकालनी है। इसने हमें a भी दे दिया और इसने हमें b भी दे दिया है। बेटा सिंपल समझिए, छोड़ देगा, ये मैट्रिक्स है, ये अलजबरा है हमारे पास, ठीक है। तो यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप 2a को उधर भेज देंगे ना, तो 2a + b हो जाएगा, उनकी वैल्यूज को ऐड करेंगे, फिर x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो तो जाके वो क्या आ जाएगा डिवाइड। तो मसला ये है कि अगर मुझे ये हल करना है तो मुझे एक तो 2a चाहिए, 3x = 2a + b और ये उधर जाके डिवाइड। अब मुझे 2a चाहिए तो मैं क्या करूंगी, a के मैट्रिक्स के साथ मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी। 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 * 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4 -4, ये मैंने इधर कर दिया। 2 2 से मल्टीप्लाई करके a की वैल्यूज को -2 2 and 2 5 = 10, ये 2a हो गया और ये +b, इनको जब हम ऐड करेंगे 4 + 2 6, 6 - 3 3, -4 + 1 -3, इस तरह से ये हमारे पास, ये देखिएगा इनको मैंने ऐड किया। ऐड करने का दोबारा देख लीजिएगा क्या तरीकाकार होता है कि जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, ये a11 है तो ये इससे ऐड होगा, ये 6 है ये इससे ऐड होगा, ये -4 इससे ऐड होगा, इस तरह से ये सारी इस तरह से ऐड होंगी। ऐड होने के बाद ये मेरे पास डिटर्मिनेंट आया है, इसको मैं क्या करूंगी, सबको 3 से डिवाइड करती जाऊंगी अंदर जाके। तो यहाँ पे कितना आ गया 2, 3/3 1, 3/3 1, 3/3 1, 6/3, ये मेरे पास आ गया जी 2 और 9/3, ये भी मेरे पास आ गया 3 के इक्वल आ गया। तो ये हमने x की वैल्यू सोल्व कर ली। स्टूडेंट्स 3.1 और 2 के क्वेश्चंस बाकी मिलती जुलती हैं, आप इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।